शुभ समाचार में सबसे पहले बात होगी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। अयोध्या में बन रहे मंदिर की ताजा तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां पर बीम तैयार होने के बाद मंदिर का स्वरूप नजर आ रहा है। बन रहे राम मंदिर की ये पहली झलक है। इस बीच श्री राम के अभिषेक के लिए दुनिया भर की नदियों, समुद्र का जल इकट्ठा किया गया है। बीजेपी नेता विजय जॉली की अगुवाई में दिल्ली के एक एनजीओ ने भारत, यूक्रेन और रूस समेत 7 महाद्वीपों और 155 देशों से पवित्र जल इकट्ठा किया है। और अब आपको ले चलते हैं आस्था के सफर पर। रामनगरी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। राम नाम के कीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं का जत्था परिक्रमा के लिए रवाना हो चुका है। 23 दिनों तक चलने वाली 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालु 84 कोस की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। आज अयोध्या का कण कण श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा से लबरेज है। अयोध्या की फिजा में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति की अलौकिक रौनक खुली है। ये तस्वीरें उसी राम नगरी अयोध्या की हैं, जिसके कण कण में राम बसते हैं। वो अयोध्या जहां राम नाम के जाप के साथ सूर्य का उदय होता है और राम नाम के जाप के साथ ही सूर्य अस्त हो जाता है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के केंद्र अयोध्या में एक बार फिर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जय श्री राम के नारे और लोक गीतों के साथ सड़कों पर निकल पड़ी है। ये तस्वीरें हैं अयोध्या में शुरू हुई 84 कोसी परिक्रमा की। अयोध्या से मखौड़ा होते हुए बस्ती जिले के 3 पड़ाव से होते हुए और अयोध्या जिले की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, फिर बस्ती बाराबंकी की वो करीब 17 किलोमीटर की दूरी और 85 किलोमीटर गोंडा की दूरी, जिनमें विभिन्न धार्मिक स्थल है, सूर्य कुंड, सीता कुंड, साथ में भगवान बाराही देवी, महर्षि यमदग्नि आश्रम, जमदग्नि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, अष्टावक्र मुनि आश्रम इत्यादि से होते हुए परिक्रमा आगे बढ़ती। आज अयोध्या में इतिहास अपने कदमों को घसीटकर वर्तमान में आ खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ के समय अयोध्या 84 कोस में फैली हुई थी और अभी भी इसे ही अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा कहा जाता है। शास्त्रों में भी अयोध्या की 3 परिक्रमाओं का जिक्र है, जिनमें चैत्र मास में 84 कोसी परिक्रमा, जबकि कार्तिक शुक्ल एकादशी में 14 कोसी और कार्तिक शुक्ल नवमी को पंचकोसी परिक्रमा करने का विधान है। 23 दिनों तक चलने वाली इस 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालु 84 कोस की परिधि में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। इस परिधि में आने वाले मंदिर और देवालयों के दर्शन और पूजन भी किए जाएंगे। अयोध्या के साधु संत 84 कोसी परिक्रमा के लिए बस्ती जनपद के मखधाम मखौड़ा पहुंचते हैं और वहां से ये यात्रा 5 जिलों का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंचकर समाप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है, लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचार में अब बात उस खबर की जो सीधे राम भक्तों से जुड़ी हुई है। रेलवे ने प्रभु श्री राम के भक्तों को सौगात देते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन हर उस तीर्थ का दर्शन आपको कराएगी जहां कभी भगवान राम गए थे। दिल्ली से चलने वाली रामायण यात्रा की ये स्पेशल लग्जरी ट्रेन अयोध्या होते हुए सीतामढ़ी, चित्रकूट और नासिक होते हुए नागपुर पहुंचेगी। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा ये शानदार सफर। देखिए, सबसे खास बात ये होने वाली है कि ये तमाम जगहों का आपको सफर कराने वाली है। देखिए, जिसमें सीतामढ़ी, चित्रकूट और नासिक है, उससे गुजरते हुए ये नागपुर पहुंचेगी। अभी हम आपको अपने रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। यानी जो राम भक्त हैं उनके लिए वाकई ये बेहद बड़ी खबर है और राम भक्तों को खुश ये जरूर कर देगी।
तो देखिए, ये जो खबर है ये राम भक्तों को खुश जरूर कर देगी, क्योंकि रेलवे ने प्रभु राम के भक्तों को ये बड़ी सौगात दे दी है। ये बड़ी सौगात क्या है कि ये स्पेशल ट्रेन जो है ये चलाई जाएगी। ये जो ट्रेन है हर उस तीर्थ का दर्शन कराएगी जहां कभी भगवान श्री राम गए थे, और यही इसकी सबसे खास बात होने वाली है। ये ट्रेन कहां से चलेगी, किन जगहों से गुजरती हुई जाएगी, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली से ये रवाना होगी। दिल्ली से चलने वाली रामायण यात्रा की ये जो स्पेशल ट्रेन है ये बेहद लग्जूरियस ट्रेन होने वाली है। तमाम सुविधाओं से ये लैस होगी। ये अयोध्या से होते हुए सीतामढ़ी, चित्रकूट और नासिक होते हुए नागपुर पहुंचेगी। तो आज जो दर्शक राम भक्त हैं उनके लिए वाकई ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है, और उनको आज ये खुद जरूर कर देगी, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है जिसे चलाया जाएगा। तमाम तीर्थ स्थानों से ये गुजरेगी। देश भर के राम भक्तों को रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का एक बार फिर मौका मिला है। श्री राम की जीवन यात्रा का सजीव अनुभव कराने, भक्तों को श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तैयार है। इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत आज दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से हो रही है। ये भारत सरकार की पहल देखो अपना देश का अहम हिस्सा है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, उन्हें देश के सांस्कृतिक धार्मिक वैभव से रूबरू कराना है। रामायण सर्किट यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। करीब 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखों की तरह है, जिसके जरिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। राम यात्रा ट्रेन अयोध्या से लेकर नागपुर तक का सफर तय करेगी। पूरे 18 दिनों तक राम भक्त अपने आराध्य से जुड़े स्थानों के दर्शन करेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। 18 दिन के इस धार्मिक आध्यात्मिक सफर में ये ट्रेन करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेपाल के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर से लेकर शिव की नगरी काशी का भ्रमण भी सैलानी करेंगे। साथ ही दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों को ये ट्रेन कवर करेगी, जिसमें तेलंगाना का भद्राचलम भी होगा, जिसे दक्षिण की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव नागपुर होगा। ये विशेष ट्रेन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ताकि सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब बात इस यात्रा के दौरान आने वाले खर्चे की। IRCTC ने इस 18 दिन की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति सेकंड AC के लिए 1,14,065 रुपए का शुल्क तय किया है। वहीं फर्स्ट AC के लिए 1,46,545 और AC कूपा के लिए 1,68,950 रुपए का खर्च तय किया है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के साथ साथ स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों द्वारा पर्यटक स्थलों की सैर, AC होटलों में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। टूर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए हर कोच में सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे, साथ में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ट्रेन को अलग लुक देने के लिए इसके बाहरी हिस्से पर पेंटिंग के जरिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों के मनोरंजन और यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के लिए खास इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि यात्रियों के सफर को यादगार बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्तों ने धन वर्षा की है। दरअसल हिंदू नववर्ष के मौके पर धाम की दान पेटियां खोली गई तो भारतीय रुपए से लेकर डॉलर और पाउंड तक दान पात्र से निकले। पिछले साल की तुलना में विदेशी करेंसी में बड़ी रकम दान के तौर पर इस बार मिली है।
सृष्टि के कण कण में बसते हैं महादेव। शिव वो चेतना है जहां से सब कुछ आरंभ होता है और सब कुछ विलीन हो जाता है। उन्हीं देवा अधिदेव महादेव का धाम है देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसका 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान है। इस धाम में अमीर भी आते हैं और गरीब भी। जिसको जो श्रद्धा होती है वो चढ़ावा भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। ये महादेव की ही तो महिमा है कि जब बैद्यनाथ धाम की दान पेटी को खोला गया तो उसमें सिर्फ भारतीय रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी मुद्राएं तक निकली। धाम के प्रांगण में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया, जिनमें 11 लाख से ज्यादा भारतीय मुद्रा, अमेरिकन डॉलर, 50 ब्रिटिश पाउंड, 50 मलेशियाई सेन, 20 यूरो, 600 ग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना दान स्वरूप प्राप्त हुआ। भोलेनाथ के इस धाम में सूरज की किरणों के साथ ही भक्ति और श्रद्धा का रेला उमड़ने लगता है। हर जुबां पर हर हर महादेव का जयकारा होता है। ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खींचे चले आ रहे हैं। महादेव पर ये भक्तों की आस्था और विश्वास ही तो है कि विदेश से आए भक्तों ने भी बाबा के दरबार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बैद्यनाथ धाम के बारे में मान्यता है, यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव भक्ति और आस्था का जो सैलाब बाबा के धाम में उमड़ता है वो देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक दिन पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह भी मौजूद रहे। 6 लेन का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 215 किलोमीटर का बन रहा है। ये शानदार एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होगा और लोनी, बागपत, शामली और सहारनपुर से होते हुए देहरादून पहुंचेगा। ये एक्सप्रेसवे करीब 13,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये परियोजना इसके पूरे होने की उम्मीद है दिसंबर 2024 तक। और यानी कि दिसंबर 2024 के बाद अगर आप दिल्ली से देहरादून जाना चाहे तो आपको महज 2 घंटे की दूरी रहेगी। 215 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। ये सहारनपुर होते हुए जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी ये होर्डिंग्स भी लगाई गई है। ये दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे पैकेज का हिस्सा है। यहीं से होते हुए आप देहरादून तक भी जा पाएंगे। और इस पूरी परियोजना की अगर बात की जाए तो इसकी जो कुल लागत है वो 20,000 करोड़ है, लेकिन अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्ट्रेच की ही बात की जाए तो उसकी लागत भी 13,000 करोड़ रुपए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए अब आपको दिखाते हैं प्रकृति का वो अनोखा रंग। टॉर्नेडो का ये जो स्वरूप है आपको हैरान जरूर कर देगा, लेकिन ये सच है। अमेरिका के IOWA में जब टॉर्नेडो हावी हुआ तो किसी ने इस अनोखे नजारे का वीडियो बना लिया। ऐसा लग रहा है कि पाइप के जरिए बादल जमीन से पानी खींच रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना खतरे से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। यही वो हथियार है जिसके जरिए हम अब तक कोरोना को मात देते आए हैं। देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति, उसके हालात और राज्य सरकारों की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में 5,335 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले बुधवार को दर्ज किए गए मामलों से लगभग 20% ज्यादा हैं। ये पिछले 195 दिनों में सामने आए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। इससे पहले पिछले साल 23 सितंबर को कोरोना के 5,383 मामले सामने आए थे।
देश में कोविड के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े जरूर हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत कतई नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार भी अलर्ट मोड में है और अस्पतालों को हालात से निपटने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होनी है। इस दौरान हेल्थ सेंटरों में कोविड वार्ड के इंतजाम जांचे जाएंगे। किसी भी प्रकार की खामी दिखने पर उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, सरकार लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील भी कर रही है, ताकि कोरोना से इस जंग में जिंदगी को महफूज रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर है तेजी से बढ़ रहे मामलों ने चिंता तो सभी की बढ़ा दी है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं क्या है स्वास्थ्य विभाग की वो गाइडलाइंस जिसका हम सभी को ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफी सावधानी से करना होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हर बुखार कोरोना ही हो ऐसा नहीं है। आपको आया बुखार मौसमी बदलाव की वजह से भी हो सकता है। फिलहाल तो नए मामलों के पीछे XBB 1.16 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये जो नया वेरिएंट है यानी XBB 1.16 वेरिएंट, ये तेजी से फैलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे डरने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जाहिर है कि जब मामले तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो हमें फिर से कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। ध्यान रहे कि अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज आप जरूर लगवा लें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपको तेज बुखार है तो अपना मेडिकल चेकअप जरूर जाएं। यही नहीं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस वक्त डॉक्टर्स के संपर्क में रहने की भी सलाह दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, तो अस्पतालों ने भी तैयारियां अपनी पुख्ता कर ली हैं। दिल्ली में LNJP अस्पताल में कोरोना को लेकर क्या है तैयारियां, गुड न्यूज टुडे की टीम ने इसका जायजा लिया। देखिए, कुछ दिनों से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली NCR में तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो अपनी तरह से जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएं और कोशिश करें कि अगर आपात स्थिति आती है तो उसके लिए तैयार रहें। फिलहाल हम लोग LNJP अस्पताल में हैं दिल्ली के, और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पहले से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग भी इस समय कोविड पेशेंट हैं उनको बाकायदा सुविधाएं दी जाएं, और लगातार सरकार की कोशिश ये रही है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में व्यवस्था बेड्स की लगातार बरकरार रहे। डॉक्टर रितु सक्सेना मेरे साथ हैं, उनसे मैं जान लेता हूं कि मैम अभी की जो स्थिति है वो क्या है और किस तरीके से आप लोगों की तैयारी है LNJP में। देखिए, हमारे कोविड बेड्स जो है लोकनायक हॉस्पिटल में 450 है जो आइसोलेशन बेड्स हैं, उनमें से अभी सिर्फ हमारे 10 बेड्स वहाँ ऑक्यूपाइड हैं, तो ये काफी कम है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट ओवरऑल देखा जाए, पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ चुका है, 26% है, और लास्ट अगर हम देखें तो 509 पेशेंट्स है। बट अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 7989 बेड्स डेडिकेटेड हैं, जिनमें से सिर्फ 120 पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो देखा जाए तो 1.5% है, जो बहुत ही कम है। तो इसको देखते हुए लगता है कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड कुछ दिनों में मतलब मुझे लग रहा है कि सेटल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एहतियात रखने की जरूरत है कि जिस स्पीड से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए, वही जो हैंड सैनिटाइजेशन है। अभी भी पेशेंट्स हैं यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों में, खासकर अगर अभी की बात करें हम लोग, पिछले कितने दिनों में ये सब केसेस अचानक आपको लगता है कि राइज हुए हैं? 10 दिन 15 दिनों ये अचानक स्थिति ऐसी निकल गई? देखिए, जो हमारी मॉक ड्रिल हुई थी 26 मार्च को, उससे 2-3 दिन पहले से केसेस कुछ बढ़ने लग गए थे। इसीलिए हमें एक एडवाइजरी थी कि मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाए, जिससे हमने अपने सारे इक्विपमेंट्स की, मैन पावर की, सब चीजों का असेसमेंट किया था, ऑक्सीजन सप्लाई का। तो दैट वाज अ ड्रिल, जिससे हमें पता चले कि हमारी तैयारी पूरी है, और उसके बाद से लगातार केसेस बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, अगर अभी इस नए वेरिएंट की बात करें तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसे आप कैसे देखती हैं, और प्रिकॉशंस के तौर पे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक वायरल इलनेस है, तो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो अभी भी चल रहा है, XBB 1.16। इसमें भी बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जैसा बता रही हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है। सिर्फ उन्हीं लोगों को, जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनको पहले से प्रॉब्लम्स है, उन्हीं लोगों के लिए घातक हो रहा है। अदरवाइज जो हेल्दी लोग हैं उनमें तो नॉर्मल जैसे होता है, उनको हम होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा इसको घातक तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। अब एक ऐसी कहानी जो जिंदा दिली और हौसले की मिसाल है। नोएडा की कथक डांसर अलकनंदा दासगुप्ता, जो कैंसर से जिंदगी की जंग न सिर्फ लड़ रही हैं, बल्कि अपनी हिम्मत और हौसले की बदौलत उसे मात देने में भी लगी हुई हैं। अलकनंदा की इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार है उनका कथक डांस।
आपने अब तक बहुत सारे डांसर्स को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन स्टेज पर जो डांसर दिख रहा है ये बेहद खास है। ये सिर्फ डांसर ही नहीं, ये वो शख्सियत है जिसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात देकर ये साबित कर दिया है कि जीने की उम्मीद को टूटने न देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए नोएडा के अलकनंदा दास गुप्ता किसी प्रेरणा से कम नहीं है। इनकी कीमोथेरेपी चलती रही और उसी दौरान इन्होंने एक के बाद एक 16 स्टेज शो किए। स्टेज पर परफॉर्म करती अलकनंदा का ये सिर्फ डांस नहीं, ये भाव, राग और ताल का वो मेल है जिसने दूसरों को हिम्मत देने का काम किया है। कथक तो मेरी जिंदगी है। मैं कह सकती हूँ कि कथा कहे सो कथक कहलावे, यानी कि जो स्टोरी टेलर है वो खुद कथक कहलाया जाता है। तो मेरी भी स्टोरी एक स्टोरी टेलर की ही है और मैंने 4 साल की उम्र से कथक शुरू किया। डॉक्टरी जांच के बाद जब अलकनंदा को पता चला कि वो कैंसर के शिकार हैं, तो उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि पहले वो अपने सारे शोज को पूरा करेंगी और उसके बाद सर्जरी करवाएंगी। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, मेरा बहुत मेजर परफॉर्मेंस था महाराष्ट्र कमानी ऑडिटोरियम में 7 मई को। मैंने अपनी सर्जरी 3 हफ्ते पीछे करवाई और हमने नाचा, क्योंकि काफी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मैं डांसर हूँ, 60 डांसर्स थे, कमानी बुक थी, ऑडियंस वेट कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे को लंप है या मेरे को कैंसर है। मैंने वो शो किया, बहुत सक्सेसफुल है। कमानी ऑडियंस जिसमें 600 650 लोग बैठ सकते, वहां पे 1000 से ऊपर ऑडियंस आ रखी थी। तो ये एक जुनूनियत होती है जिंदगी की, जो हर किसी में होना चाहिए। मैं हर टाइम कहती हूँ कि जिंदगी में थोड़ी पागलपंती जरूरी है। इलाज के दौरान अलकनंदा की ओपन कट सर्जरी हुई, लेकिन ऑपरेशन के ठीक 12 दिन बाद अलकनंदा ने स्टेज शो किया। उनके इस फैसले से डॉक्टर और उनका परिवार बेहद नाराज रहा। 2 हफ्ते के बाद मैंने अपना ओपन कट सर्जरी करवाया, जिसमें मुझे 36 टाँके लगे, 36 स्टेपल्स लगे पूरे स्टमक के थ्रू। एंड 12 दिन बाद मैं फिर नाच रही थी गणपति उत्सव पे। कैंसर समेत दूसरी बीमारियों को लेकर अलकनंदा का कहना है कि हमें अपने शरीर में हो रहे बदलावों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, साथ ही उनसे उबरने के लिए मन में हिम्मत और साहस की। जैसे कैंसर की बात है, कैंसर कहते हैं कि जानलेवा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने शरीर को लेके अलर्ट रहें। अगर आपको कुछ भी चेंजेस दिख रहे हैं अपने शरीर में, वो उनको आप काबू करें, इनको आप ध्यान से देखें कि क्या चेंजेस हैं और उसी को लेके आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल मेडिकल फैसिलिटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्योर नहीं मिलेगा। आपको डेफिनेटली क्योर मिलेगा। उससे भी ज्यादा है आपका माइंड पावर। कितना पावरफुल आप अपने माइंड को रखते हैं, कितना पावरफुल अपने इमोशनल क्वोशंट को रखते हैं। ये अगर आपने स्ट्रांग कर लिया तो आप कोई भी जंग, चाहे वो कैंसर की हो या जिंदगी की कोई भी जंग, आप जीत जाओगे। बीमारी से जूझ रहे शख्स को स्वस्थ होने के लिए दवा और दुआ के साथ साथ उसका अपना खुद पर यकीन होना भी जरूरी है, और अलकनंदा ने इसी बात को साबित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेजस के परीक्षण विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। पहली सीरीज की प्रोडक्शन के तहत तैयार हुआ तेजस के परीक्षण विमान ने बेंगलुरु में एचएल के हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान भरी। इस नए तेजस की फुर्ती का मुकाबला दुनिया का कोई भी फाइटर जेट नहीं कर सकता। आसमान में तेजस की ताकतवर उड़ान की ये सबसे ताजा तस्वीर है। देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत का ये वो सर्वशक्तिमान योद्धा है जिसके पहरे में महफूज है हिंदुस्तान। एक ऐसा फाइटर जेट जो जितना हल्का है उतना ही घातक, जिसकी मिसाइल से दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बेंगलुरु हवाई अड्डे से जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के परीक्षण विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी
तो हर कोई देखता रह गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस के इस खास परीक्षण विमान को बनाया है और इसकी पहली सीरीज के प्रोडक्शन की ये पहली झलक थी। लगभग 35 मिनट तेजस की ये उड़ान जारी रही, जिसे HAL ने एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। जानकारी के मुताबिक तेजस FOC ट्रेनर तेजस MQ-1A प्रोग्राम का हिस्सा है। इस तरह के कुल 10 LCA तेजस ट्रेनर बनाने की योजना है। HAL तेजस 4.5 पीढ़ी का आधुनिक फाइटर जेट है और सभी मौसम में चलने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। 2027 के बाद नए स्वरूप वाला तेजस मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए एक शक्तिशाली फाइटर जेट के तौर पर उभरा है, जो टोही और एंटीशिप ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आवाज के जादूगर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे जादूगर से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी जादुई आवाज से अलग अलग पक्षियों की आवाज निकाल भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। हैरान मत होइए, देखिए और खुद फैसला कीजिए। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इन साहब का ये हुनर देखकर यही शब्द जहन में सबसे पहले आते हैं। कभी गोरैया की आवाज तो कभी उल्लू की, जंगली कुत्ते से लेकर किंगफिशर पक्षी की आवाज, तोते से लेकर सारस की आवाज। ये वो तमाम आवाजें हैं जो ये शख्स हूबहू निकाल रहा है। अब हम आपकी पहचान जरा इस बर्डमैन से करवा देते हैं। जी हाँ, बर्डमैन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से ये जनाब बर्डमैन के नाम से ही जाने जाते हैं। हालांकि इनका असल नाम सुमेध वाघमारे है। ये न सिर्फ पक्षियों की भाषा बोलते हैं, बल्कि उन्हें समझते भी हैं। इस तरीके से वो आवाज निकालता है, या उसकी दोस्त हो तो अब जरा सुनिए जंगली मुर्गे की आवाज। किसे शक होगा कि जंगली मुर्गे की ये आवाज है या फिर किसी इंसान की। इस तरीके से वो आवाज निकालता है, या उसकी दोस्त हो तो बर्डमैन सिर्फ सारस तोते और जंगली मुर्गे की ही नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा पशु और पक्षियों की आवाज हूबहू निकाल लेते हैं। सुमेध महाराष्ट्र के हिंगोली के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व में पशु पक्षियों को लेकर जनजागृति का काम कर रहे हैं। पक्षियों की आवाज निकालकर बड़े ही अनूठे तरीके से ये पर्यटकों को जागरूक कर रहे हैं। चिड़िया की भी आप आवाज निकालते हैं? यस यस, गौरैया की तो बहुत मेरी फेवरेट है। तो ये मेल हो गया, इसमें फीमेल हो तो इस तरह से उनसे मतलब लैंग्वेज, हम बोलते हैं बर्ड्स को लैंग्वेज होती है क्या, एक्चुअली उनके जो वेरिएशन होती है वही उनकी लैंग्वेज है। अभी वो वीडियो दिखा वही। सुमेध के इस आवाज निकालने की कला का हर कोई कायल है। पर्यटक बड़े ही चाव से सुमेध की बातों को सुनते हैं। हमें एक सीख मिल रही है कि हर अलग अलग पक्षी का आवाज, एक आदि डरे हुए पक्षी का आवाज या कोई जानवर का आवाज कैसे होता है, यह हमें सिर्फ कभी कभी पिक्चरों में दिखता था, लेकिन रियल में आज हमें यह आवाज सुनने को मिली है। दादा पक्षियों के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी है और इस प्रकार की आवाजें दी है, निकाल कर बताया है कि जैसे एकदम परफेक्ट उन्हीं की जैसी है। कहाँ पे किस तरह से शेर आएंगे या उनकी क्या नियम है या कैसे वो वहाँ पे है, इस सभी चीजों का हमें उन्होंने बताया है। मवेशियों को चराने ले जाते समय सुमेध ने आवाजें निकालना शुरू किया था और अब वो बर्डमैन के नाम से मशहूर हैं। ताडोबा टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए जाना जाता है,
लेकिन फिलहाल इस बर्डमैन की चर्चा भी खूब हो रही है। विकास राजूरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। बिल्कुल, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।